लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बता। मैं अभी भी डाउन ही हूँ इस वक्त। आपको फीवर के अंदर फुल टाइम तपता हुआ क्लास करवाऊंगा। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बता। इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर रहा कि हालत डाउन है ज्यादा। चलें आगे। कल हम सप्लाई की बात कर रहे थे। हमने उसमें 3 सिनेरियोस को डिस्कस कर लिया कि क्या क्या सप्लायर्स में आते हैं, क्या क्या सप्लायर्स में नहीं आते। और हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन। उसकी बात करते हैं, या किसी दूसरे बने गुड्स ट्रांसफर कर देना, ये भी सप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बुक्स को प्रिंट करवाने की, जब बुक्स वगैरह प्रिंट होती हैं तो आप खुद बताएं, बुक्स का कोई भी किताब जो है उसका ओनर जो है वो कोई और होता है। वो जाता है किसके पास? एक पब्लिशर के पास। किसके पास जाएगा? पब्लिशर के पास। पब्लिशर से कांटेक्ट करेगा। अब मेरा पब्लिशर जो होता है ये क्या करेगा? क्या इस पब्लिशर के पास इस बुक के कोई ओनरशिप राइट है? द आंसर इज नो। बल्कि वो क्या कर रहा है पब्लिशर, इस ओनर जिसने किताब लिखी है उसके कहने के ऊपर मार्केट जाएगा, मार्केट से पेपर उठाएगा, पेपर उठा के अपने यहाँ हाउस में लेके आएगा, किताब पब्लिश करेगा और इसको दे देगा। ये जो पब्लिशर ने काम किया है, ये जो उसने किताब पब्लिश करके दी है, क्या ये किताब पब्लिशर की अपनी है? द आंसर इज नो। ये इसकी अपनी किताब नहीं है, ये इसके बिलोंग नहीं कर रही, बल्कि ये किसी और से बिलोंग कर रही है। लेकिन जो इसने काम तो की है, ये जो इसने काम करके दिया है, ये भी क्या कंसिडर होगी? सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। इसको हम सप्लाई कह रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये मशहूर ब्रांड्स होते हैं, जैसे आप खाड़ी ले लेते हैं, केसरिया ले लें, इस तरह के ब्रांड है बड़े बड़े। अब ये क्या करते हैं? ये क्या तमाम प्रिंट श्रिंट खुद करके देते हैं? द आंसर इज नो। ये अपना वाइट कपड़ा लेके आते हैं, ये बिल्कुल अपना एक ना वाइट कपड़े का थान लेके आते हैं, प्लस अपना डिजाइन लेके आते हैं। जो इन्होंने टेक्सटाइल डिजाइनर हायर की होती हैं उनको लेके आते हैं, बिकॉज फीमेल्स की डिजाइनिंग सेंस जो है वो मेल से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इंडस्ट्री में जो टेक्सटाइल डिजाइनर्स हैं, डिजाइनिंग जितनी भी होती है वहाँ पे आपको ज़रा फीमेल ही मिल रही होती है। ये जो कोई भी बड़ी ब्रांड है, आप उसको पकड़ देख लेंगे, कपड़ा लेके आएंगे, डिजाइन लेके आएंगे। ये डिजाइन लेके, कपड़ा लेके किसी भी प्रिंटिंग कंपनी के पास चले जाएंगे। जैसे लाहौर में एक कंपनी है, सिलिको टेक्सटाइल प्रिंटिंग कंपनी, उसके पास ये अक्सर ये बड़ी बड़ी ब्रांड से कपड़ा आया होता है, डिजाइन आया होता है। अब ये इसको अपना कपड़ा भी देंगे, इसको अपना डिजाइन भी देंगे। ये कंपनी क्या करेगी, इस कपड़े के ऊपर वो डिजाइन प्रिंट करके जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो जो आपके हाथों में लोन का ये जो कपड़े वगैरह आ रहे होते हैं, ये इनको फाइनल प्रोडक्ट बना के वापस कर देगी।
अब ये जो टेक्सटाइल प्रिंटिंग कंपनी ने ये सारा कपड़े के ऊपर डिजाइन रंग के दिया है, क्या ये टेक्सटाइल कंपनी, ये जो जिसने डाई किया है, क्या कपड़े का मालिक ये है? द आंसर इज नो। क्या डिजाइन के मालिक ये लोग हैं? द आंसर इज नो। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसके बिहाफ पे, इसके कहने के ऊपर ये काम किया है और उसको फाइनल प्रोडक्ट दे दिया है। तो ये जो इन्होंने काम करके दिया है, ये भी क्या कंसिडर होगी? इनकी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। जैसे आप अक्सर देखा होगा, आप लोग फोटोकॉपी करवाने जाते हैं मार्केट में, अब अपने यूएस पे ले जाते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स जो हैं वो सारे आपके पास होते हैं, आप यूएस पे ले जाते हैं, आप उसको देते हैं, वो आपको कॉपी निकाल के दे देते हैं। अब ना उस बंदे के पास वो मालिक है उस चीज का, आपके, उसने आपके बिहाफ पे कॉपी निकाल के आपको दे दी। ये जो किसी और के बिहाफ पे गुड्स मैन्युफैक्चर करके दे दी जाती है, ये जो बंदा मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, जो उसने जो भी प्रोसेस वगैरह फॉर्म करके दिया, ये भी क्या कंसीडर होगी? सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? पॉइंट डी में यही लिखा हुआ था, ये सब तो क्लियर है। उसके अलावा जो हमारी वफाकी हुकूमत है ना, फेडरल गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटीज हैं। वो किसी भी चीज को सप्लाई कह सकती है, वो किसी भी चीज को सप्लाई नहीं कह सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप आज आलू बेच रहे हैं, ये कह दें कि भाई साहब सप्लाई आलू बेचना, सप्लाई होगी। ये कह दे रही आलू बेचना सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं होगी। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं, वो जिसको नॉमिनेट कर दें वो सप्लाई कंसिडर होती है, और जिसको वो कहते हैं सप्लाई नहीं है वो सप्लाई कंसिडर नहीं होगी। जैसे कि जो इस्लामिक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स होती है, जैसे मुराबहा, मुशारका वगैरह, इसमें अगर हम कोई फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, इस्लामिक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट के तहत कोई काम कर रहे होते हैं, ये सप्लाई कंसिडर नहीं होती। इसके अलावा जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर कोई फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स वगैरह हम करते हैं, वो भी सप्लाई कंसिडर नहीं होती। गवर्नमेंट ने कह दिया कि सप्लाई नहीं है, तो इनको हम सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये सिंपल आपने इसको रीड करना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है इस पेज को, ये सिंपल सिंपल आपका रीड होगी। तो भाई जिसने प्रिंट करके दिया है उसकी सप्लाई होगी, उसको पैसे मिलने के नहीं मिलने प्रिंटिंग के? फोटोकॉपी करवा के आते हो, क्यों फोटोकॉपी वाले के पैसे नहीं मिलते? तो जो फोटोकॉपी करके दे रहा है उसकी सप्लाई कंसिडर हो रही है। जी जनाब, आगे चले। यहाँ पे आपने कुछ चीज जो है वो याद रखनी है कि सप्लाई का मतलब सेल्स या ट्रांसफर ऑफ राइट जो है यही होता है, कि अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं या आप किसी को राइट ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सप्लाई कंसिडर होती है। इसका मतलब अगर कोई बाप अपने बेटे को कोई चीज गिफ्ट भी कर देगा ना, तो वो भी सप्लाई कंसिडर होगी। अब देखो, अगर बाप ने बेटे को गाड़ी गिफ्ट कर दी, तो क्या बेटे के पास उस गाड़ी को डिस्पोज करने का राइट नहीं आ जाएगा? बताएं जरा। अगर बाप ने घर बेटे को गिफ्ट कर दिया, तो बेटे के पास घर डिस्पोज करने का राइट नहीं आ जाएगा? तो एज पर द डेफिनेशन, अगर आपने किसी को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो ये भी सप्लाई कंसिडर होगी। तो जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, ये सप्लाई है। क्वेश्चन आता है कि क्या सप्लाई के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। टैक्स इसके ऊपर नहीं लगता, लेकिन सप्लाई कंसिडर होती है। इसलिए अगर आप किसी को तोहफे तोहफे दे रहे हो या तोहफे तोहफे लिए हो,
तो वो सप्लाई कंसीडर होती है। और जब आपका गिफ्ट रिटर्न हो जाता है और जब आप ब्लॉक हो जाते हैं तो उसको हम सप्लाई रिटर्न कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों पर्सपेक्टिव में आपके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता, बिकॉज सप्लाई तो है लेकिन ये सप्लाई जो है टैक्सेबल नहीं होती, बट इसमें ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। गॉट इट? उसके बाद ये जो लीज एग्रीमेंट्स होते हैं, लीजिंग एग्रीमेंट्स में जब हम गुड्स वगैरह ट्रांसफर कर देते हैं, जब हम गुड्स वगैरह दे जाते हैं, तो जब तक हम अगले बंदे को, जिस दिन तक हम अगले बंदे को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, उस दिन तक वो हम सप्लाई कंसिडर नहीं कर सकते। बिकॉज आपने गुड्स तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन उस गुड्स की मलकियत अभी तक आपके अपने पास होती है, बिकॉज आप किस्तें वगैरह ले रहे होते हैं। जब किस्तें पूरी हो जाती हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप उस गुड की ओनरशिप जो है वो अगले बंदे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जब आप उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, उस डेट पे क्या होती है, वो सप्लाई कंसिडर हो रही होती है। कभी आपने ऐसा देखा है कि अगर आप किस्तों पे मोटरसाइकिल ले तो फौरन ही आपके नाम कर दी जाए? कभी देखा है ऐसे? ऐसे नहीं होता। जब आप इंस्टॉलमेंट पे बाइक वगैरह लेते हैं, उस इंस्टॉलमेंट कंपनी के नाम ही रहती है। जब आपकी किस्तें वगैरह पूरी हो जाती हैं, फिर वो आपसे एंड के ऊपर ट्रांसफर चार्जेस लेके आपके नाम पे बाइक ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब आपको उसके ओनरशिप राइट मिल जाएंगे, उस दिन वो क्या होगी, सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। ये पॉइंट क्लियर है? और इसकी तो हम बात कर ही चुके हैं कि जो हम ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग्स हमारी हमेशा सप्लाई ही कंसिडर होती है। क्यों? क्योंकि जब आपने ड्राइंग कर ली है तो आपने गुड्स को उठा के अपने पर्सनल यूज में ले गए। अब आपके पास उन गुड्स को इस्तेमाल करने का, उन गुड्स को बेचने का ये तमाम राइट्स वगैरह अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई ड्राइंग्स जो है वो हमारी हमेशा सप्लाई ही कंसिडर हो रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? ये सबको क्लियर है? इसमें कोई सवाल है तो बताएं। अब इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा फ्रिज का मैन्युफैक्चरर है, आप पेल की एग्जांपल ले लें। अब पेल फैक्ट्री में फ्रिज बनती है, मैन्युफैक्चर होती है। अगर पेल का मालिक अपने किसी भी एम्प्लॉय को फ्रिज दे दे उसकी होम कंजम्पशन के लिए, तो ये सप्लाई भी कंसिडर होगी। क्यों? बिकॉज इसको हम क्या करेंगे कि ये आपने नॉन बिजनेस यूज के लिए अपनी गुड्स को इस्तेमाल किया है या पर्सनल यूज के लिए गुड्स को इस्तेमाल किया है, तो इसको हम सप्लाई कंसिडर करेंगे और इसके ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा होगा। मतलब कंपनी जो है, कंपनी सेल्स टैक्स वगैरह पे कर रही होगी। लेकिन अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा है जो कंपनी से जाके सामान खरीद के ले आया। अगर वो एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट के तहत, मतलब जो उसका एग्रीमेंट हुआ है वो एम्प्लॉयमेंटशिप के तहत अपने किसी मुलाजिम को कोई फ्रिज वगैरह दे देगा, तो इसको हम सप्लाई कंसीडर नहीं कहेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो खरीद के लेके आया हुआ है और उसने एम्प्लॉयमेंटशिप के तहत फ्रिज दे दी, इसने मैन्युफैक्चर नहीं की। ये हम सारी जो बात कर रहे थे अभी तक, ये हम किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे थे? हम मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से कर रहे थे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसने चीजें बनाई नहीं है, वो उसने प्रोक्योर की है, वो खरीद के लेके आया और उसने खरीदी हुई चीज ही आगे अपने मुलाजिम को दे दी है। और दी भी किस पर्सपेक्टिव में है? एम्प्लॉयमेंटशिप के पर्सपेक्टिव में दी है। सो ये जो होगा ये सप्लाई कंसीडर नहीं होगी। ये चीज आपने अपने क्या है याद रखनी है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर का होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। कि मैन्युफैक्चरर है तो फिर ठीक है, अदरवाइज
आप उसको सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे। ये क्लियर है? जरा एग्जांपल नंबर 2 रीड करें और बताएं समझ आती है आपको? जी जनाब, इसको रीड करें, बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब आप देखें एग्जांपल नंबर 2 में ना, जो रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट खाना बनाता है। रेस्टोरेंट का काम क्या है? फूड की मैन्युफैक्चरिंग। अगर वो फूड बना रहा है और वो किसी गरीब को फ्री में खाना खिला दे, तो ये उसकी सप्लाई कंसिडर होगी। क्यों? बिकॉज ये मैन्युफैक्चरर है। मतलब अगर केएफसी जो है वो अनाउंस कर दे कि जी फलाने तारीख को तमाम गरीबों को हम फ्री में खाना खिलाएंगे, तो वो उनकी सप्लाई कंसिडर होगी। वाई? बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरर। अब ये नहीं होगा कि अगर केएफसी वालों ने अनाउंस कर दिया गरीबों के लिए फ्री खाना, तो आप सारे वहां पहुंचे हो गरीब बन के, ऐसा नहीं करना। लेकिन ऑन अदर हैंड मैं केएफसी वालों के पास गया हूँ, मैंने उनसे खाना खरीदा है, मैं खाना खरीद के आगे लोगों को दे रहा हूँ, सप्लाई तो ये भी है, लेकिन ये टैक्सेबल सप्लाई कंसिडर नहीं होगी। मैंने एक बंदे से चीज खरीद के अगले बंदों को फ्री में दे रहा हूँ, सप्लाई है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं होगी बिकॉज इसमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट वगैरह जो है वो नहीं इन्वॉल्व होगा, और इस पर कोई सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? आपको किसने क्या फ्री सप्लाई नहीं थी? अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ भी अपने एम्प्लॉय को फ्री में दे दिया, तो वो उसकी सप्लाई कंसिडर नहीं होगी। आप एग्जाम्पल बनता दोबारा रीड करें तो कहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटर केस में, सेकंड केस में कहाँ पे सप्लाई है? नहीं सप्लाई लिखा तो हुआ है, नहीं सप्लाई। वो अपने एम्प्लॉय को फ्री में दे रहा है, वो सप्लाई नहीं है। जी जनाब, बताएं कोई सवाल है इसमें, वरना आगे चले। दूसरे केस में आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, एम्प्लॉय को आप जो दे रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में दे रहे हैं, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में दे रहे हैं ना। तो क्या गरीब आपके एम्प्लॉय होते हैं? क्या गरीबों को खाना आप एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में खिला रहे हैं? आप डिस्ट्रीब्यूटर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है और वो एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट के तहत दे रहा है, तो वो सप्लाई ही कंसिडर नहीं हुई, बल्कि वो सैलरी का बेनिफिट कंसिडर हुए। वेल ऑन अदर हैंड आप गरीबों को दे रहे हैं, वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, वहां पे सप्लाई तो कंसिडर हो रही है वो, बट वो नहीं है, मतलब टैक्सेबल नहीं है। इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंटशिप का वर्ड लिखा तो हुआ है बीच में, पढ़ लें उसको ध्यान से। जी जनाब, आगे चले। पॉइंट नंबर डी देखें, पॉइंट नंबर डी के ऊपर हमने कल डिस्कशन कर ली थी। पॉइंट नंबर डी रीड करके बताएं, इसकी समझ आती है? पॉइंट नंबर डी सबका डन है, इसको अच्छी तरह पढ़ लें, जिसको समझ नहीं आती मुझे बताएं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट हमने से कल बात कर ली थी कि पॉइंट नंबर डी में क्या है क्या नहीं आता। जी जनाब, डन। पॉइंट नंबर डी, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अटैचमेंट का मतलब है कब्जा करने के बाद, अपने कब्जे में लेने के बाद। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है कि सप्लाई क्या है और क्या नहीं है। तो सप्लाई की डेफिनेशन में आपने इसको रटे नहीं मार रहे कि आप इसको हिल हिल रटे मारना शुरू हो गए हो, बल्कि इसको समझना है। इसमें सिर्फ केस सिनेरियोज ही हैं, और ये सिनेरियोज जो हैं आपने अपने माइंड में रखने हैं। ये सिनेरियोज जो हैं ये आपने लेके चलने हैं, इसमें से वो सिनेरियो ही गिवन करेगा और हमने फैसला करना है सप्लाई है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स थी, इस तरह के सिनेरियो वो गिवन कर रहा होगा। गॉट इट? कर लोगे बेटा? 14 को टेस्ट है पहला, 14 तारीख को चलेगा पता। अभी यस यस कह रहे हो ना? आप लोगों को पहले मैं सुन दे दूंगा। ये जितने भी लोग हैं ना, ये डिफॉल्टर्स, इन लोगों को पहले मैं सुन मिलता। आप लोग इस तरह का चैप्टर 1 का टेस्ट है, आपने का टेस्ट का स्केड्यूल देखे, उस टेस्ट में सेल्स टैक्स भी शामिल है, तो फिक्र ना करें।
तो सेल्स टैक्स क्या नहीं पढ़ रहे हम अभी? अच्छा, यहाँ पे हमने बात की थी टैक्सेबल एक्टिविटी की, कि एक्टिविटी जो है वो टैक्सेबल नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि आप अपने बेटे को गिफ्ट तो कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई टैक्सेबल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। टैक्सेबल एक्टिविटी का क्या मतलब है? देखिए, एक चीज तो फॉर श्योर क्लियर है कि अगर कोई एक्टिविटी, कोई काम टैक्सेबल होगा तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही है, कोई काम ऐसा जो टैक्सेबल एक्टिविटी में फॉल कर रहा है वही टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी और उसके ऊपर ही टैक्स चार्ज होगा। अगर कोई टैक्सेबल एक्टिविटी में फॉल नहीं कर रहा, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। इस चीज से एग्री करते हो? अभी तक जितना हमने पढ़ा है, जितनी हमने बातें की हैं, अब ये टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है, किस बला का नाम है, उसको देखते हैं। टैक्सेबल एक्टिविटी की एक्सेप्शंस जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आ जाएगा इसके एक्सेप्शन से मुतालिक, और ये वो सवाल होगा जिसमें 98% आबादी जो होगी वो इसको परफॉर्म नहीं कर पाएगी, वो इस सवाल में फेल होगी। तो इसलिए इसकी एक्सेप्शन को जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन खास तौर के ऊपर। टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पर्सन कर रहा है। अब यहाँ पर्सन से मुराद क्या है, कोई बताएगा? पर्सन से मुराद क्या है? शुक्र है, शुक्र है, कुछ तो रिटेन है कि यहाँ पे पर्सन से मुराद कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, हुकूमत। इन चारों को कलेक्टिवली कलेक्टिवली हमने क्या कहा है? हमने इसको पर्सन कहा है। अब ये पर्सन, इनमें से कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉट फॉर प्रॉफिट जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। बिकॉज मैं आपको एक बात बता दूं, हम आगे जाके देखेंगे, मतलब अगले से अगले वीक में हम देख रहे होंगे, डोनेशंस जो होती है ना, डोनेशंस, इसके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज होता है, आपको पता है? अगर सुजुकी वालों ने अगर सुजुकी वालों ने कोई बुलान डब्बा एज अ एम्बुलेंस डोनेट कर दिया ना ईदी वालों को, तो इसके ऊपर भी टैक्स चार्ज हो रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे आप वो पैसों के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हैं, या नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ शामिल होगा? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो आप कारोबार की, बिजनेस की फॉर्म में कर रहे हो, ट्रेडिंग की फॉर्म में कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक टैक्सेबल एक्टिविटी कहते हैं। मतलब आपका बिजनेस है, आपने एक दुकान खोली हुई है, आप चावल, आटा, घी, चीनी बेच रहे हैं, आपका बिजनेस है। इस बिजनेस में आप अगर ये काम कर रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, आटा बेच रहे हैं, घी बेच रहे हैं, चीनी बेच रहे हैं, और एक बंदा आपके पास आ गया, आपने उसे फ्री में आटा दे दिया, फ्री में घी दे दिया, ये आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी ही कहलाएगी। इज दैट क्लियर? आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप तजारत कर रहे हैं, आप सेल परचेज कर रहे हैं, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी। या आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, ये भी क्या होगी? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको? उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसपे आप गुड्स भी बेच रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, या दोनों, ये भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं, आप कंपनी का एसी परचेज करते हैं, कंपनी से एसी खरीदते हैं। अब ये कंपनी जो है, ये आपको एसी भी प्रोवाइड करती है, एसी वो सेल कर रही है, और उस एसी की इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो है
वो भी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनी का आपको खाली एसी बेच देना, गुड्स बेच देना, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। और उसकी इंस्टॉलेशन सर्विसेज दे देना खाली, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। और दोनों इकट्ठी प्रोवाइड कर देना, ये भी क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार होगी उस कंपनी की। इज दैट क्लियर? और जब ये एक्टिविटी टैक्सेबल होगी, इसके ऊपर सेल्स टैक्स कंपनी चार्ज कर रही होगी। पॉइंट नंबर 2 सबको क्लियर है? बताएं वरना आगे चले फिर। तो बता दो यार, पहले मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही है, बोला नहीं जा रहा मेरे से, ऊपर से आप लोग तंग कर रहे हैं। मुझे पता है इस वक्त मेरी गर्दन में से कितना सेक निकल रहा है, तब पर है इस वक्त मेरा जिस्म। वॉज वेरी इजी फॉर मी टू, आज मैं क्लास ना करवाता। उसके बाद कोई भी वन ऑफ एडवेंचर या इस तरह का काम जो आप अपनी ट्रेडिंग के साथ कर रहे हैं, मतलब एक दफा आपने कोई काम कर दिया, कोई भी एक दफा काम या एक दफा का इवेंट जो आप अपने बिजनेस में कर रहे होते हैं, वो भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी जी दुकान है और आप वहां पे चावल बेच रहे हैं, सिर्फ चावल बेच रहे हैं। सिर्फ आपने क्या किया, आपने कोई 10 गंदम की बोरियां मंगवाई और 10 गंदम की बोरियां आपने क्या कर दी, आपने बेच दी। अब ये गंदम की बोरियां आप रेगुलरली नहीं बेचते, ये जो गंदम की बोरियां हैं ये आप रेगुलरली नहीं बेचते, लेकिन बेची तो है, इनका ताल्लुक आपके ट्रेडिंग के साथ तो है। तो ये कोई एक दफा का काम करना भी क्या कहलाएगा, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। या आपके कोई एसेट्स वगैरह बिजनेस में पड़े हुए हैं, आपने वो एसेट्स बेच दिए। फॉर एग्जांपल आपकी मशीन लगी हुई है, अब आपका कारोबार है, आप शूज बना के बेचते हो, लेकिन जो आपने वहां पे मशीन लगाई हुई है, आपने वो मशीन बेच दी। अब क्या मशीन बेचना आपका रोजमर्रा का काम है, बताओ? नहीं, लेकिन आपने एक दफा तो बेची है। ये जो वन ऑफ एडवेंचर हुआ है, एक दफा जो आपने काम किया है, ये क्या होगा, ये आपका टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आखिरी पॉइंट है, एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा काम जो आपने किया है या जो आप करेंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए, मतलब इनिशियल डेज में, या बिजनेस को बंद करते हुए, वाइंड अप करते हुए, वो जो एक्टिविटीज वगैरह आपकी कहलाई जाएंगी, वो भी आपके क्या होंगे, टैक्सेबल एक्टिविटी। मतलब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप सैंपल्स वगैरह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे सैंपल्स वगैरह? वो सैंपल्स वगैरह बनाएंगे ना, क्योंकि वो सैंपल्स आपने बनाए हैं, आप अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, कमेंसमेंट हो रही थी, शुरू कर रहे थे। ये जो सैंपल्स वगैरह बनाना है, ये भी क्या होगा, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी। जब आप अपना बिजनेस टर्मिनेट कर रहे होंगे, जब बिजनेस बंद कर रहे होंगे, तो आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा होगा, आप वो स्टॉक वगैरह बेचने की कोशिश करेंगे, या बिजनेस बंद करने के बाद भी कोई इन्वेंट्री वगैरह आपके पास रह जाएगी, आप उसे बेचने की कोशिश करेंगे ना। वो जो आप बेचने की कोशिश करेंगे बिजनेस बंद होने के बाद चीजें, वो भी आपके क्या कहलाएगी, टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। तो ये पॉइंट A B C D, इन चारों को जरा रीड करके बताओ, कोई किसी को मसला है? एवरीवन। उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे एक्सेप्शंस के ऊपर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब है कि इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। कमेंसमेंट का जब आप बिजनेस शुरू करते लगते हैं, बिजनेस शुरू करते हुए कुछ आप ऐसे काम वगैरह कर रहे होते हैं जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप सैंपल्स वगैरह बना रहे होते हैं, और सैंपल्स वगैरह बनाने होते हैं जो आप सैंपल्स बाद में बेच सकते हैं, जो सैंपल्स वगैरह बना रहे हैं वो भी आपके टैक्सेबल एक्टिविटी में शुमार होती है। जी जनाब, आगे चले। एक्सेप्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक चीज गौर की हो ना, ध्यान से फोकस किया हो, जो इसने हमें पॉइंट ए बी सी और डी बताया, इसकी मदद से इस इनमें तकरीबन हर चीज हमारे टैक्सेबल एक्टिविटी में फॉल कर रही है। ऐसा है कि नहीं? मतलब कोई भी काम करेंगे वो टैक्सेबल एक्टिविटी में फॉल करेगा। आप अपनी दुकान खोल के बैठ जाए, आप दुकान में खुद उठा के तुलसी खा लेंगे, वो टैक्सेबल एक्टिविटी में फॉल कर देगा। ऐसा ही है ना? आपकी दुकान आपने खोल के बैठी हुई है, कोई नीडी पर्सन आ गया, आपने वही चीज उठा के नीडी पर्सन को दे दी, सप्लाई कंसिडर हो जाएगी। आपने जूते की फैक्ट्री खोली है, 10 गरीब लोग आ गए, आपने 10 गरीबों को फ्री में जूते दे दिए, ये सप्लाई कंसिडर हो जाएगी। ये पॉइंट ए बी सी डी में तकरीबन आप कोई भी काम कर रहे हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी ही कंसिडर हो रही है। ऐसे ही है ना? मतलब आप कोई भी इवेंट बताएं कारोबार में, वो इन चारों में से किसी ना किसी इवेंट में फॉल कर देगा। जब इन चारों में से किसी ना किसी इवेंट में फॉल कर लिया तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी बन गई। जब वो टैक्सेबल एक्टिविटी बन गई तो इसके ऊपर क्या करेंगे? टैक्स लगा देंगे। ऐसा ही हो रहा है ना? तो क्या इसका मतलब कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो हम करना चाहें और वो टैक्सेबल एक्टिविटी में ना फॉल कर रहा हो? द आंसर इज यस। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं बट वो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती। कौन कौन सी? अब एक चीज बताएं। एक है मालिक, ये मालिक रोके भाई वाला मालिक नहीं, और एक है मुलाजिम। ये इसने इस बंदे को जॉब पे रखा हुआ है। अब ये मुलाजिम जो है, ये हर एक चीज क्या इसके कहने पे कर रहा है कि नहीं कर रहा? मुलाजिम हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी क्या अपने मालिक के कहने पे कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये जो एम्प्लॉय, ये जो मुलाजिम अपनी सर्विसेज दे रहा है या जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, ये एम्प्लॉय की एक्टिविटीज परफॉर्म करना कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आता। मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉय का काम करना कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटीज में नहीं आ रहा होता। वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, वो उसका फर्ज है, उसको उसकी पेमेंट मिल रही है, वो उसके पैसे रिसीव कर रहा है, सो उसको उसकी वो एम्प्लॉयमेंटशिप का पार्ट है, वो नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कल तो कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप सैलरी ले रहे हैं, आपके बॉस ने कहा भाई ये काम कर दो, आप काम करने के बाद बिल लेके पहुंच जाए, मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया है, मुझे उसके ऊपर टैक्स दो। वो आपको फिर ऐसा टैक्स देगा ना मुंह के ऊपर कि आप वो फिर टैक्स किसी को दिखा नहीं पाएंगे। बिकॉज एम्प्लॉय ने जो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करके दी हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करके दी हैं, वो इस एम्प्लॉयमेंटशिप कैपेसिटी में करके दी हैं। सो दैट्स वाई ये एक्टिविटी जो है वो टैक्सेबल नहीं है। अब ध्यान से जरा फोकस होकर सुनिएगा। एक आर्किटेक्ट है, स्पेलिंग मुझे पता है मेरे गलत हो जाएंगे, लेकिन मेरी मर्जी, मेरे स्पेलिंग मेरी मर्जी, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज मैं यहाँ पे उस्ताद लगा हूँ। आप लोग गलत करेंगे तो मैं आप लोगों को रगड़ दूंगा, मैं गलत करूंगा तो आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं आपको डबल रगड़ दूंगा। कुछ कह के दिखाओ मुझे जरा। आप जरा बताएं आर्किटेक्ट कौन होता है? आर्किटेक्ट कौन होता है? ओह चेक करो।
अतर महमूद कहता है जी आर्किटेक्ट मिस्त्री होता है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, क्या करना है इसको उनका। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ओए होए 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 होए। मेरा एक कजन एक आर्किटेक्ट है। मैं उसको ये बकायदा सेंड करूंगा। और उसने आज खुदकुशी कर लेनी है, सरफ खाएगा वो आज। वो सरफ एक्सल खाएगा ये चीज सुनने के बाद कि वो मिस्त्री है। यार लिटरली थोड़ी बहुत इज्जत रख लेते हैं उस बंदे की यार। अगला वो मिस्त्री इस वक्त होंडा सिविक 11 जनरेशन चला रहा है, लेकिन आपने उसको मिस्त्री में बना दिया यार। उस आर्किटेक्ट के पास सिविक है और वो मिस्त्री है, माशाल्लाह। मैं उसको पक्का बताऊंगा कि भाई तो मिस्त्री है। उसका नाम ही चेंज करता हूँ, आबिद मिस्त्री रख देता हूँ उसका नाम। ठीक है जी, एक आर्किटेक्ट है। नहीं, सीए को हम कभी मुंशी नहीं कहते, ये आपके मिसकंसेप्शन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को कभी भी हम मुंशी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं जदीद मुंशी। मुंशी में और मतलब अकाउंटेंट में और चार्टर्ड अकाउंटेंट में जमीन आसमान का फर्क है। खाली अकाउंटेंट मुंशी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जदीद मुंशी है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बात दाएं बाएं ले जाते हैं आप लोग। नहीं, इंजीनियर को हम वेल्डर नहीं कहते, इंजीनियर्स को हम बेरोजगार कहते हैं। इसकी जरा करेक्शन कर लीजिएगा। इंजीनियर्स बेरोजगार होते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं वो कसाई होते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। अच्छा, एनीवेज आर्किटेक्ट, वापस आते हैं मिस्त्री के पास। अब आर्किटेक्ट क्या करता है। आर्किटेक्ट नक्शे वगैरह बनाता है, बिल्डिंग डिजाइन करता है, ये सब कुछ कर रहा होता है ना। अब आर्किटेक्ट किसी कंपनी में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। अगर वो आर्किटेक्ट उस कंपनी में जॉब करते हुए कोई नक्शे वगैरह बना के दे रहे हैं ना, वो कभी भी अपनी इस सर्विसेज के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज वो उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई प्राइवेट काम पकड़ ले, वो प्राइवेट कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहा है, वो प्राइवेटली अदर देन दैट कंपनी किसी और जगह पे जाके शाम को घर आके नक्शे वगैरह बना के दे रहा है। तो यहाँ पे जब वो नक्शे बना के दे रहा होगा, वो क्या होगा, वो उसका फिर टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर होगी। अगर आप वही सर्विसेज वही काम एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में करोगे, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। अब वही काम वही सर्विसेज पर्सनल कैपेसिटी में दे रहे हो तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी आपकी शुमार होगी। इज दैट क्लियर? ये बड़ा बारीक सा टेक्निकल पॉइंट है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद ये पहली एक्सेप्शन है, ये पहली एक्सेप्शन हम डील कर रहे हैं। सेकंड एक्सेप्शन है कि ये है इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? बंदा या बंदी। उसकी बंदी नहीं मैं कह रहा, बंदे के लिए, बंदा या बंदी के लिए। कोई इंडिविजुअल मतलब ही या शी अगर कोई भी काम कर रहे हैं एज अ हॉबी, एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट, मतलब आप जैसे मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, मैं अगर तस्वीरें खींचता हूँ उनको पब्लिक कर रहा होता हूँ, ये मैं अपनी हॉबी के तौर पे कर रहा हूँ। हाँ, इससे कभी कभी पैसे मिल जाते हैं मुझे, लेकिन ये मेरी प्राइवेट एक्टिविटी है, ये मेरी हॉबी है, ये मेरी कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी में शुमार नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा शौक चढ़ा हुआ है कि आप लोगों ने सिंगर बनना है, ऑल दो बाथरूम सिंगर है, लेकिन आप गाने गाते हैं और आप कॉलेज से निकलने के बाद चौक पे खड़े होकर गाने गा रहे हैं, समझ तो गए होंगे, इंस्पायर तो आप हो गए थे सेल्स टैक्स के सेकंड लेक्चर से कि सड़क पे खड़े होकर गाने गाने से कितने पैसे कमाए जाते हैं। तो अगर आप सड़क के कोने पे खड़े होकर गाने गा रहे हैं और आप कहते हैं ये मेरी प्राइवेट रिक्रिएशन एक्टिविटी है, आप उससे पैसे कमा रहे हैं, बट वो एक्टिविटी आपकी टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं, वो आप कहेंगे मेरी हॉबी है।
आपको कोई कहे यार तुम तो यहाँ पे भिखारी बने हो, कहना नहीं भिखारी नहीं, मैं तो हॉबी है मेरी। गहना आतिफ असलम में तो ऐसे ही हिट हुआ था, वो भी नहर के किनारे गिटार पकड़ के बैठा रहता था, मैं यहाँ बैठा हूँ, उसने वहां पैसे कमाए मैंने यहाँ पैसे कमाए। लेकिन ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज आप काम कर रहे हैं बीइंग ए हॉबी, शौक के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये कभी भी आपका एक्टिविटी क्रिएट नहीं होगी। आपको पेंटिंग का शौक है, आपको स्केचिंग का शौक है, आप स्केच बना के दे रहे हैं, लोगों को फ्री में दे रहे हैं, या किसी को स्केच बना के दे के उसका मुस्तकबिल आप संवार रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं जी मैं हॉबी के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये प्राइवेट रिक्रिएशन एक्टिविटी है या हॉबी है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। मतलब आप अपने दोस्त को किसी का स्केच बना कर देते हैं, आप उससे 500 रुपये लेंगे, आप उसको ऊपर 17% सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। ये ग्राफिटी वगैरह हुई होती है, स्ट्रीट आर्ट किया होता है, आप जाके कर ले, आपके लिए मेरी हॉबी है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। और अगर यही एक्टिविटीज इंडिविजुअल के अलावा कंपनी कर रही हो या कोई एओपी कर रही हो, तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी में शुमार नहीं होगी। मतलब एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जाता है, ये कहता है मैं दोबारा रंग के ये वॉल चौके खत्म कर दूंगा, ये इंडिविजुअल की है। कंपनी कहते हैं जी हमने इनिशिएटिव लिया है, लाहौर के दीवारों पे जहां जहां जो जो स्लोगन्स लगे हुए हैं हम ये खत्म करके यहाँ पे ग्राफिटी वगैरह कर देंगे, हम यहाँ पे मीनार पाकिस्तान बना देंगे, ये कर देंगे। अब कंपनी बीइंग ये हॉबी करना चाह रही है, बीइंग रिक्रिएशन एक्टिविटी करना चाह रही है, तो ये काम उस पेंट वाली कंपनी का कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी में शुमार नहीं हो रहा होगा। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन सी? एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर को काम करके दे रहा है, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। आप बीइंग एन इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं एज अ हॉबी या एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, वो भी आपका टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। या इंडिविजुअल के अलावा जो पर्सन है, जिसमें एओपी आती है, गवर्नमेंट आती है, अगर वो कोई काम कर रहे हैं एज अ बीइंग अ हॉबी या बीइंग अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं आती। तो ये 3 टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं है। इसके अलावा जितनी है वो सारी की सारी हमारे टैक्सेबल एक्टिविटी में फॉल कर रही होती है। जी जनाब। इसमें कोई सवाल है तो बताएं। समझ तो नहीं आया? ये बुढ़े हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी के साइन नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बड़े मासूम से होते हैं, शरीफ से होते हैं, दुनिया के सताए हुए, अटेम्प्टों पे अटेम्प्टे खाए हुए। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एक ऐसी चीज है जिसका अगर काली बिल्ली रास्ता काट लेना, तो काली बिल्ली जाके भूखा मर जाएगी, इतने ये मजलूम होते हैं। ये तो बेचारे मासूम से लोग होते हैं। हाँ, लेकिन जो कैफ के स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये बड़ी तकरीब कसाई लाजमी बने होते हैं, केपीएमजी की टी शर्ट्स पहन के बकरे काटने पहुंचे होते हैं। मैंने देखा था इस बार ना, एक कसाई अपने एरिया में, उसने केपीएमजी की टी शर्ट पहनी हुई थी, और मैं उसको देखता रह गया कि यार ये वाकई कोई ट्रेनिंग स्टूडेंट ना हो। बट उसने फिर लंदन से वो परचेज की हुई थी केपीएमजी की टी शर्ट। एक दफा मैंने बैग भी देखा था इसका, एक बहुत बड़े कॉलेज का बैग देखा था, और वो भी किसी हॉकर के पास था, उसने अपना सामान बीच में डाला हुआ था। और मैं सोच रहा था कि इस कॉलेज में जाके इतनी लाख रुपया फीस देने के बाद ये बच्चों का हाल होता है कि वो गली में आवाजें लगाते फिरते हैं। ये मैंने दोनों चीजें देखी हुई हैं। समझ तो गए होंगे, पहुंच तो गए होंगे आप। शरीफ तो आप भी नहीं है, मैं तो हूं ना। जी जनाब। यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करते हैं। या मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये आप ना ये कैप को अपने पास ही रखें। अभी मेरे पे इल्जाम लगा के मेरे कंधे पर रख के जो बंदूकें चलाते हो ना, बंदे बन जाओ। पहले मेरे कंधे पर रख के उस दिन आपने तीनों सीनियर्स अपने रगड़ दिए थे, अब आप मेरे कंधे पर रख के कॉलेज से रगड़े। दाता दरबार का क्या स्कोप है? यार स्कोप होता है इंसान का अपना। अगर आपकी आवाज इतनी अच्छी है
कि आप लोगों जब आप मांगते हुए लोगों के दिल में दर्द पैदा कर सकते हैं तो आपका स्कोप ही स्कोप है। आपने दरबार क्यों जाना, आप अपनी गली में से स्टार्ट कर लें। रोज सुबह गली में निकला करें फजर के बाद अच्छी आवाज में, अच्छी खासी लड़ी लग जाएगी आपकी। आवाज में दर्द होना चाहिए। अगर आपकी आवाज में दर्द नहीं भी है ना तो मैं आपको एक उसका अल्टरनेटिव बता सकता हूँ। अभी आई कैप का रिजल्ट आएगा ना, अगर खुदा ना खासा अटेम्प्ट लग गई तो अपना रिजल्ट ना प्रिंट करवा के गले में डाल दीजिएगा, तो कहेगा मैं मजबूर हूँ। आगे आप समझदार हैं। क्यों भाई, कैसा दिया? नहीं दिया? नोट्स अपलोड कर दूंगा मैं उसको थोड़ा सा देख रहा हूँ, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं करने वाली। उसको देख लेता हूँ। जी जनाब। ट्रेनिंग से तो बेहतर ही होते हैं हाँ। लेकिन जिंदगी में एक चीज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो होता है हलाल का पैसा। हलाल का पैसा और इज्जत का पैसा। बगैरती का पैसा बहुत है दुनिया में, हराम का पैसा दुनिया में बहुत ज्यादा है। हलाल का पैसा थोड़ा है और हलाल कमाने में लग बते जाते हैं, लेकिन हलाल के पैसे में सुकून बड़ा है, ये भी बता दो। हराम के पैसे में या बगैरती के पैसे में सुकून कभी भी नहीं है। मैं आपको इसकी लिविंग एग्जांपल दूं, लिविंग एग्जांपल। ये जितने आपके बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, इनके घरों में सुकून क्यों नहीं आता? कभी सोचा है? ये सो कॉल्ड ये जो लव बर्ड्स बन के शादियां करते हैं, 3 महीने बाद तलाकें ही होती हैं, बच्चे पैदा करके तलाक तलाक तलाक, एंड घर इनके मेस्ड अप है, एक दूसरे को चपेड़े मार रहे हैं, ड्रग्स एडिक्ट है, क्यों? कुछ तो है ऐसा। मैं ये नहीं कहता कि वो हराम काम कर रहे हैं, मैं उनको मैं जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी को जज नहीं करता। बट द थिंग इज दैट कि जो चीज प्रोहिबिटेड है वो प्रोहिबिटेड है। इस्लाम में जब किसी को हराम कह दिया गया है, हराम उसके ऊपर हम रीजनिंग तलाश नहीं कर सकते। अल्लाह ने कह दिया सो कह दिया, हमारी औकात नहीं है रीजनिंग के लिए कभी भी जानने के लिए। तो ये फिर एलिमेंट है, बरकत का एलिमेंट होना चाहिए। मैं आपको एक बताता हूँ। जब आप आर्टिकल्स में होंगे ना, जब आप आर्टिकल्स में इंशाल्लाह अगले 1-2 साल बाद आर्टिकल्स में, मतलब रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, अगले 1-2 साल के बाद आप आर्टिकल्स में मूव हो जाएंगे। जब आप अपने आर्टिकल्स में ट्रू काम करेंगे, मतलब कोई 2 नंबरी नहीं लगाएंगे, झूठा नहीं काम करेंगे, आप ट्रू चलेंगे, तो यकीन माने आपकी स्टाइपेंड में भी इतनी बरकत पड़ जाएगी कि आप परेशान नहीं होंगे। आप देखेंगे कि आपके कोलीग्स होंगे, आपके सीनियर्स ऐसे होंगे जो हराम काम कर रहे होंगे, फाउल प्ले कर रहे होंगे, गलत काम कर रहे होंगे, फर्म में होते हुए प्राइवेट क्लाइंट्स पकड़ के बैठे होंगे और वो लाख लाख रुपए कमा रहे होंगे महीने का, और वो लिटरली आपसे ज्यादा पथेटिक लाइफ गुजार रहे होंगे। ये मैं आज चले आज आपकी डेट, आज का डेट टाइम याद रख लें। जब आप में से जो आर्टिकल्स ज्वाइन करेगा मुझे उसको बता दीजिएगा, क्या ये आप चीजें देखते हैं कि नहीं देखते। तो हलाल बेशक थोड़ा ही क्यों ना हो, हलाल में बरकत होती है, हराम में कभी भी बरकत नहीं होती। अब अपने सियासतदान देख लें, सारे के सारे सियासतदान, इन्होंने हराम कमाया है। क्या इनकी फैमिलीज है, क्या इनकी लाइफ है? किसी के पास उसकी बीवी बेटे नहीं है, किसी की 3-3 शादियां हो गई हैं, तलाके पे तलाके हैं। कोई ऐसे ही है जो अपनी माँ को कंधा नहीं दे सके, जनाजा नहीं पढ़ सके। कुछ ऐसे हैं जिनको उनकी औलादें ओन नहीं कर रही। ये सारे सियासतदान हैं, कोई एक नहीं है। आप सारे के सारे इस लिटमस टेस्ट पे ले हैं। तो ये आपकी कमाई इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि जो आपके अंदर जो आपने लुकमा डाला है, क्या वो हराम था कि वो हलाल था। अगर वो हलाल कमाया तो यकीन माने आपकी पूरी जिंदगी सुकून से निकलती है। अगर आपने हराम का लुकमा खाया ना, तो वो इस दुनिया में भी निकल जाता है और वो आखिरत में भी निकल जाता है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। तो जिंदगी में मैं आपको, अभी तो आप इस फील्ड में आए हैं, वैसे मैं भी यंगस्टर हूँ, मैं कौन सा 40 साल का हो गया हूँ। आई एम जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड। बड़ा थोड़ा फास्ट पेस पे चलने पे बिलीव कर रहा हूँ मैं। आप इस दुनिया में देखेंगे कि हराम कमाने के एवेन्यूज आप लोगों के पास कितने होंगे। आप में से अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हराम कमा रहे हैं। कैसे? एक कॉलेज से लेक्चर परचेज करते हैं या डिस्काउंट लेके आके उन्होंने 6 बंदों को बेचे होते हैं,
ये हराम कमा रहे हैं, लिटरली हराम कमा रहे हैं। मजाक की बात नहीं कर रहा, ये हराम कमाते हैं। क्योंकि ये हम समझते नहीं है कि कॉपीराइटेड चीज जो है, एक बंदे ने कहा मेरा कॉपीराइटेड चीज है, आप उसकी परमिशन के बगैर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चोरी है, आप चोरी कर रहे हैं। इसका हिसाब आप जाके आगे देंगे, देना है, सबने देना है। स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, अभी मैं से बड़े बच्चों को जानता हूँ जो डोनेशंस रेज कर रहे हैं, लेकिन वो जो डोनेशंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं मैं बता नहीं सकता। हराम काम कर रहे हैं। हराम कमाना आसान है, हलाल कमाना मुश्किल है। आपको लाइफ में बड़े से मिलेंगे, बड़े से मिलेंगे मौके। कोशिश करना कि हलाल की भूख काट लेना, हराम का लुकमा अपने अंदर नहीं आने देना। इस जिंदगी में बड़े आएंगे मौके, रिग्रेट करोगे आप कि यार काश मैं ये काम कर लेता, ये मैं कर लेता तो आज मेरे पास ये होता। आपको दोस्त कहेंगे, आपके यार कहेंगे कि यार तू ने ये काम नहीं किया, तेरे साथ वाले कर गए हैं। उन्हें करने दो, मरना उन्होंने भी है, मरना आपने भी है। कब्र उसकी भी होनी है, कब्र आपकी भी होनी है। एटलीस्ट दुनिया में अगर आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया, आखिरत में तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और दुनिया की जिंदगी तो बड़ी लिमिटेड सी है, 60 साल, 65 साल। मतलब आज मैं 26 का हूँ, 40 साल बाद माइट भी मैं एग्जिस्ट ना करता हूँ। ऐसे ही है ना, 40 साल बाद माइट भी मैं एग्जिस्ट ना करता हूँ। मतलब मेरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल की है, माइट भी उससे भी कम हो। कि उसके बाद की लाइफ की कोई मुझे पता है कब खत्म होनी है, वो इन्फिनिट है। तो मुझे उसके लिए भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई हराम काम करके मैक्सिमम 40 साल तक उसका बेनिफिट ले पाऊंगा आगे अपनी लाइफ में, लेकिन जो उसकी छिद्रोल मेरे होनी है, जो मुझे कुट पड़नी है आगे जाके, जो फरिश्तों ने मुझे रंधा फेरना है, ऐसा रंधा फेरेंगे कि शहबाज गिल वाला रंधा मैं भूल जाऊंगा वो। तो वो भी हमें देखना पड़ता है। तो ट्राई टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम हराम एज मच एज यू कैन। टेम्परेरी बेनिफिट्स बड़े हैं, लेकिन उसके बाद में जो कंसिक्वेंसेज है वो बड़े हैवी हैं। मैं उस दिन कहीं पे पढ़ रहा था कि क़यामत में जो सबसे हल्का अजाब है ना, जो सबसे छोटी छोटी सी नन्ही सी सजा है, वो ये है कि आपको आग के जूते पहनाए जाएंगे। मतलब यू आर गोइंग टू वेयर द शूज मेड बाय फायर, आग के जूते। और क़यामत की आग जो है वो दुनियावी आग से 70 गुना तेज है। ऐसे ही है, हिसाब लगा ले फिर हो ही गया है। तो ये बहुत ज्यादा ना हमें देखना चाहिए हलाल हराम के एलिमेंट्स में, खास तौर पर जब आप अर्निंग फेज पे जाएंगे, जब आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे, फिर आपको हलाल और हराम के एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। कोशिश करके जिंदगी पर, जिंदगी में हलाल ही कहते हैं, हजूर की उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। मुझे सिर्फ इसका एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अगर ऐसा ही होता तो हजरत उमर का जो डेथ सीन है, वो कभी ये बात ना करते कि अगर उमर तू माफ ना हुआ तो तू मतलब तबाह हो जाएगा। वो हजरत उमर से ऐसे नहीं है, कुछ खुद भी तहकीक किया करे। ऐसे नहीं है कि लाइटें लगा के हम जन्नत में पहुंच जाएंगे, वो ना कहीं और पहुंचे हो। थोड़ा सा खुद भी तहकीक किया करें। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पूरी जिंदगी यहाँ पे कैसीनो रन करें, जुए खेलें, शराबे पिएं, लोगों के हक मारें, बेवाओं के हक मारें, सब कुछ करें, और एंड पे जी मरने से पहले आपके या अल्लाह तेरी नबी की उम्मत से हैं, हमें माफ कर दे। अल्लाह ताला कहेगा जी जी देखिए इन्होंने ये कलमा पढ़ लिया, हम इनको माफ कर देते हैं। जो 60 साल 65 साल जो आपने इस दुनिया में सब कुछ तबाह बर्बाद किया, उसका कोई नहीं होगा, है ना? ऐसा ही होगा? ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है। यहाँ के वकील खरीदे जाएंगे, यहाँ के जज खरीदे जाएंगे, वहां का जज और वकील जो है वो कभी नहीं बिकने वाला, वो अल्लाह है। और उसने वो इंसाफ करना है कि हमारी सोच है। तो ये थोड़ी मिथ से ना बाहर निकलना है, कुछ खुद भी तहकीक करें, खुद खुद भी कुछ पढ़ें। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है, आप हर चीज को पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, हर चीज लेके जा सकते हैं। एनीवेज, यार मैं कभी कभी कितनी अच्छी बातें करता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि मैं दुनिया में लेने के आया हूँ। आओ। उफ, उफ।
जो तो अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। ये कासिम अली शाह की अगर रोजी पे लात ना बजती हो ना, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल आज ही खोल के बैठ दूं। ये संदीप महेश्वरी सारे मैंने खत्म करा देने हैं। बस मैं चाहता हूँ कि वो गरीब लोग जो अपने मोनेटाइजेशन पैसे कमा रहे हैं ना, उन्हें कमाने दें, हम कहीं और से कमा लेंगे। सिर्फ मैं उन दो गरीबों का ना घर नहीं तबाह करना चाह रहा, वरना मुझे उनका बड़ा एहसास है, संदीप महेश्वरी का और कासिम अली शाह का। और तीसरा शाहिद अनवर का। ये इन तीन लोगों की वजह से ना मैं इनको चाहता हूँ कि ये इनके घर चल जाए, वरना मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल सकता हूँ। चले, फिर कभी हम ये ऐसी इस टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे। पूरा सेशन पड़ा हुआ है, आपको गाइड करता रहूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट एनीवेज, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।